डेट है आज 16 फरवरी 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है मेदाराम जतारा। ये एक फेयर है, मेला है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट फेयर है। कुंभ मेला के बाद सबसे बड़ा जो मेला लगता है इंडिया में वो कुंभ का मेला है। उसके बाद ये मेदाराम जतारा है, सेकंड लार्जेस्ट फेयर ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे लगता है? ये तेलंगाना में लगता है और तेलंगाना की एक मेन ट्राइब है, वो भी सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है तेलंगाना में। सबसे बड़ी दूसरे नंबर की ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति के लोग जो जंगलों में आदि में रहते हैं, ये कोया ट्राइब है। कोया ट्राइब ये मनाती है इसको। 4 डेज का ये फेस्टिवल है, एक तरह से त्यौहार है या मेला लगता है। इसमें त्यौहार में मेले की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये स्टेट फेस्टिवल भी डिक्लेयर कर दिया था आंध्र प्रदेश ने 1996 में, क्योंकि तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश से 2014 में ये अलग हुआ है और ये उससे पहले दोनों एक ही थे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इसको स्टेट फेस्टिवल भी डिक्लेयर किया हुआ है। स्टेट का फेस्टिवल है, त्यौहार है। जैसे स्टेट एनिमल होता है, स्टेट बर्ड होता है, ऐसे स्टेट फेस्टिवल। ये गॉडेस है यहाँ पे, एक सामक्का नाम की और सारा लम्मा नाम की देवी हैं। इनके ऑनर में, इनको सम्मान देने के लिए ये कंडक्ट किया जाता है, मनाया जाता है फेयर, ये मेला और फेस्टिवल। ये 2 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है और माघ के महीने में, फरवरी के महीने में, अगर इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो फरवरी, और जो ये कैलेंडर है हिंदू कैलेंडर, उसके माघ के महीने में जब फुल मून डे होता है तब ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पुलवामा अटैक। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। पुलवामा अटैक देखो रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो इस पुलवामा अटैक में कुछ शहीद हुए थे सैनिक, जो मार्टिर्ड है, मार्टिर मतलब शहीद हुए थे कुछ सैनिक, उनको प्राइम मिनिस्टर ने होमेज पेड किया है। होमेज का मतलब श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि दी है। होमेज या ट्राइब्यूट या ओबेसेंस बोलते हैं इसको, एक ही बात होती है इन सब की। श्रद्धांजलि देना, श्रद्धांजलि अर्पित करना। 2019 में ये अटैक किया गया था पुलवामा में, और उस अटैक में बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, शहीद हो गए थे हमारे नेशन में। 40 सीआरपीएफ जवान थे जो एक गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे, एक कार में जा रहे थे। 40 सीआरपीएफ जवान, एक ट्रक टाइप का होता है सैनिकों को ले जाने के लिए। तो वहाँ पे एक सुसाइड अटैक हो गया था। एक भाई साहब आतंकवादी उस व्हीकल में घुस गए थे और सुसाइड अटैक कर लिया था अपने आप पे बम लगा के। वो फट गई थी गाड़ी, वहाँ पे ब्लास्ट हो गया था। और ये जो जम्मू कश्मीर में है सिटी, पुलवामा सिटी, ये पुलवामा सिटी में हुआ था। पुलवामा या पुलवाना 14 फरवरी 2019 को अटैक हुआ था। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एक, जैसे मोहम्मद, आतंकवादी संगठन है, जैसे मोहम्मद नाम है आतंकवादी संगठन का। इसने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि इसने कराया है ये सुसाइड अटैक, इसने बोला था। तो फिर इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की। बालाकोट जगह है जम्मू कश्मीर से दूसरी साइड में। जो भाई साहब ये मैप देखते हैं हम, इस मैप में अपना ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पाकिस्तान की साइड में, पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, वहाँ पे बालाकोट नाम की एक जगह है। यहाँ पे ऐसी खबर थी कि यहाँ पे आतंकवादी ने अपना कैंप बना रखा है और आतंकवादी यहाँ पे रहते हैं, और फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये जैसे मोहम्मद इंडिया की तरफ यहाँ पे अटैक वगैरह करवाती है। तो यहाँ पे एयर स्ट्राइक किए, बॉम्ब वगैरह फेंके यहाँ पे, और जो लड़ाकू विमान है वो भी यहाँ पे गए इंडिया से और यहाँ पे अटैक किया। तो उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया। ये ऑपरेशन आपको याद होना चाहिए, ऑपरेशन बांदर। ऑपरेशन बांदर या बंदर जो भी है, ये ऑपरेशन किस लिए है ये आपको याद होना चाहिए कि इंडिया ने इसमें एंटी टेररिस्ट अटैक किए थे, यानी कि आतंकवादी जो संगठन यहाँ पे रह रहे थे बालाकोट में, उनको यहाँ से निकालने के लिए इसलिए बॉम्ब किए थे। तो IAF ने क्या था, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसने पाकिस्तान में घुस के एयर स्ट्राइक की थी ऑपरेशन बंदर के तहत। ये LOC क्रॉस की थी जम्मू कश्मीर और अटैक किए थे। पाकिस्तान की जो खीबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है, प्रोविंस मतलब स्टेट ही है, तो वहाँ पे ये लोकेटेड था, ये बालाकोट में आतंकवादी के कैंप वगैरह, वहाँ पे स्ट्राइक की थी 26 फरवरी 2019 को। मिराज 2000 ये फाइटर जेट है इंडिया का, इसने एयर स्ट्राइक की थी, इसने बॉम्बार्डिंग की थी बालाकोट में। ये है भाई साहब मिराज 2000, ये लड़ाकू विमान है। फिर पाकिस्तान ने भी इसके बदले में एक दिन बाद एयरफोर्स के ऊपर एयर स्ट्राइक की, और पाकिस्तान ने भी अपना F-16, इसका फाइटर जेट है लड़ाकू विमान, ये भेजा। लेकिन इसके रेस्पॉन्स में इंडिया ने भी, इंडियन एयरफोर्स का हमारा MiG-21 है, फाइटर जेट है ये भी,
फाइटर जेट से इसको मार गिराया F-16 को। और इसके बाद जो ये MiG-21 है ना, MiG-21 एयर स्ट्राइक की थी जिसने पाकिस्तान का ये F-16 मार गिराया था, इसको चला रहे थे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। ये न्यूज़ में भी रहे थे, आपने सुना होगा। इनको पाकिस्तान ने मार गिराया था, मतलब इस MiG-21 को मार गिरा के शॉट डाउन करके फिर इनको कैप्चर कर लिया था। पाकिस्तानी फोर्सेस ने पकड़ लिया था अभिनंदन वर्तमान को, लेकिन फिर बाद में बातचीत करके पाकिस्तान की फोर्स से इनको छुड़वा लिया और फिर बाद में 2 हफ्ते के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा शांत हुआ था। ये MiG-21 है जिसको अभिनंदन जी चला रहे थे। ये नोट करके रखना है। देखो, आतंकवादी संगठन को रोकने के लिए इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया था 2008 में। 2008 में क्यों उठाया था? क्योंकि ताज होटल है मुंबई में, यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई थी कुछ, और यहाँ पे टेररिस्ट अटैक किया था कुछ आतंकवादियों ने। वो समुद्र के जरिए आए थे, समुद्र के रास्ते पर, और इस पर बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं। 26/11 के नाम से, 26/11 के नाम से जानते हैं इसको, क्योंकि ये 26 नवंबर 2008 को हुआ था, इसलिए 26/11 के नाम से जानते हैं इसको। 26/11 के नाम से भी मूवी है, आपने देखी भी होगी शायद। उसके बाद इस मुंबई अटैक के बाद 2008 में ही पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी एक्ट 2008। इसके जरिए ये निया नाम की एजेंसी बनाई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से लड़ने के लिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये इंडिया की सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर ये काम करती है, निया। नेक्स्ट टॉपिक है पैसिफिक आइलैंड फोरम। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। इस पैसिफिक आइलैंड फोरम को साउथ पैसिफिक फोरम भी कहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो 1971 में बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? देखो, जो साउथ पैसिफिक नेशन है, ये वाला देखो साउथ नेशन, ये साउथ पैसिफिक एरिया है, साउथ पैसिफिक एरिया, इधर भी साउथ पैसिफिक एरिया है, इधर भी। तो ये जो नेशन आते हैं आसपास के, ये वाले आइलैंड नेशन है, जो इधर आइलैंड नेशन है, इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, ये पैसिफिक आइलैंड फोरम या साउथ पैसिफिक फोरम 1971 में। इसलिए बनाया था जो इनकी कॉमन इश्यूज या प्रॉब्लम है उनसे निपटने के लिए, उन्हें आपस में डिस्कस करने के लिए और उनके लिए कुछ हल ढूंढने के लिए, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। 18 मेंबर हैं इसके। ये 18 मेंबर तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आसपास के नेशन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कुक आइलैंड है, ये ना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद होंगे भी नहीं आपको। 2000 में फोरम के लीडर हैं ये, इन्होंने एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट की। इस डिक्लेरेशन को आपको याद रखना है, ये बिके तवा डिक्लेरेशन, बिके तवा घोषणा या डिक्लेरेशन। ये घोषणा किससे रिलेटेड है इतना आपको याद रखना कुछ, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी क्या है, प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग में ऐसे पूछ लेती है कि ये डिक्लेरेशन क्या है। 2019-20 में भी देखोगे आप तो पूछे हुए हैं डिक्लेरेशन मैच द फॉलोइंग में। तो बिके तवा डिक्लेरेशन एक तो आपको याद रखना किसने अडॉप्ट की, ये साउथ पैसिफिक फोरम है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने की, या पैसिफिक आइलैंड फोरम है उसने अडॉप्ट की। और इसका मेन मकसद था कि जो ये इंस्टेबिलिटी है यहाँ पे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट, जो भी ये देश है ना, इनमें क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी हुई है, तो इसको मेंटेन करके रखना है। साथ साथ क्या है, ये ओपन डेमोक्रेटिक और क्लीन गवर्नमेंट लेके आनी है यहाँ पे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और सबके लिए, चाहे कोई किसी धर्म का हो, किसी रेस का हो, नस्ल का, किसी कलर का हो, किसी रंग का हो, काला या गोरा, किसी जेंडर का हो, नर नारी मेल फीमेल, किसी क्रीड मतलब धर्म का हो, या कोई पॉलिटिकल बिलीफ का हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो फॉलो करता हो, मानता हो, तो किसी भी मतलब कैटेगरी का हो कोई भी सिटीजन, यहाँ पे उन सबको इक्वल राइट दिया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। इसलिए थी ये बिग तवा डिक्लेरेशन, यानी कि इक्वल राइट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आनी है, ये इसका मेन मकसद है। नेक्स्ट टॉपिक है हेलियोस्वाम एंड म्यूज। ये देखो 2 सैटेलाइट हैं, इनमें ये 2 मिशन है और इस मिशन में कई सारे सैटेलाइट भेजे जाएंगे। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सैटेलाइट किसके होंगे? ये जो मिशन है म्यूज नाम के हेलियोस्वाम, नासा भेजेगा ये, नासा आपको पता है, जैसे हमारे इंडिया की इसरो स्पेस एजेंसी है जो स्पेस में आसमान में सैटेलाइट वगैरह भेजती है, इसी तरह से यूएस की नासा है, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस एजेंसी। ये एजेंसी है जो ये भेजती है सैटेलाइट अमेरिका के लिए, और भी जो कंट्री भिजवाना चाहता था उसके लिए भी भेजती है। इसने सेलेक्ट किए 2 साइंस मिशन, एक म्यूज नाम का और हेलियोस्वाम नाम का। म्यूज का मतलब है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर, और हेलियोस्वाम ये हेल्प करेंगे
सन के एटमॉस्फेयर को समझने में। सन, सूरज की बात कर रहे हैं, सन के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है और उससे स्पेस इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, स्पेस में जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, इसको ये स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। डीपर ये इंसाइट देंगे, एक तरह से इमेज खींचेंगे। इमेज खींचने के बाद जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, एस्ट्रोनॉट मतलब स्पेस के बारे में जो साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं उनको ये एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ये जो म्यूज है, म्यूज नाम का मिशन, इसमें साइंटिस्ट को सन के कोरोना से जो हीट निकलती है ना, देखो सन की कई सारी लेयर होती हैं, सूरज की सन की लेयर होती है, जैसे क्रोमोस्फेयर, ये फोटोस्फेयर और कोरोना। जैसे कोरोना एक लेयर है, कोरोना सेम स्पेलिंग है, जो डिसीज है ना कोरोना की, कोरोना वायरस है, वही सेम स्पेलिंग है, लेकिन ये कोरोना लेयर की बात कर रहे हैं, परत की, सन की लेयर की। जैसे अर्थ की लेयर है ना, अर्थ है हमारी भूमि, अर्थ की क्रस्ट सबसे ऊपरली, क्रस्ट है सबसे ऊपर वाली, भूपरपटी, उसके बाद वाली है आपकी मेंटल, फिर कोर, ऐसी लेयर बांटी हुई है साइंटिस्ट ने इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सन को। तो सन की कोरोना से जो हीट निकलती है, जो इरेप्शन होता है, और उससे स्पेस वेदर में क्या इफेक्ट पड़ता है, स्पेस के वेदर में, मौसम में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको अंडरस्टैंड करने में साइंटिस्ट की मदद करेंगे। ये है भाई साहब सन, सन से हीट निकल रही है, इसी को सोलर फ्लेयर बोलते हैं। सोलर फ्लेयर जो हीट है, हीट की वजह से ही सोलर फ्लेयर निकल रहा है, और सोलर फ्लेयर को ही इसकी वजह से सोलर विंड निकलती है, सोलर विंड भी इनको बोलते हैं, इनकी वजह से होती है, हीट की वजह से, और इसी को कोरोनल मास इजेक्शन भी बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसको आपको डिटेल में जानना तो साइंस एंड टॉपिक, साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में एक लेक्चर पड़ा हुआ है सन के नाम से, तो उसमें पूरी डिटेल आप देख सकते हो। ये मिशन है, इमेज वगैरह लेगा, और ये जो रेडिएशन निकल रही है इससे, सन से, इसके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या इफेक्ट होगा वेदर वगैरह पे, तो ये सारा डिटेल देगा। नेक्स्ट मिशन है इसका हेलियोस्वार्म। हेलियोस्वार्म मिशन में देखो एक ये कॉन्स्टलेशन है, कॉन्स्टलेशन का मतलब है स्वार्म, स्वार्म या कॉन्स्टलेशन का मतलब है ग्रुप, समूह। 9 सैटेलाइट का ग्रुप होगा, 9 स्पेसक्राफ्ट, 9 स्पेसक्राफ्ट भेजे जाएंगे, 9 सैटेलाइट इसमें, और ये सोलर विंड से जो टर्बुलेंस होता है उसको ये स्टडी करेंगे, उसकी वजह से जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको ये स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। सन के जो आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर लेयर है उसको ये स्टडी करेंगे, हेलियोस्फेयर को। हेलियोस्फेयर क्या है, सन की आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अर्थ है, अपनी अर्थ से हम एटमॉस्फेयर में जाएंगे, वातावरण। देखो इसके चारों ओर साइंटिस्ट ने लगभग 640 किलोमीटर के लगभग एटमॉस्फेयर माना हुआ है। ये सन का मतलब अर्थ का, अर्थ की बात हो रही है ना अभी, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये वातावरण है। अलग पेज ले लेते हैं, इसमें देखो आपने पढ़ा होगा, जब भी हम अर्थ है, ये अर्थ से ऊपर जाएंगे चारों ओर कहीं पे भी, तो अर्थ के ऊपर पहले लेयर आएगी आपकी टॉपोस्फेयर। टॉपोस्फेयर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। उसके बाद टॉपोस्फेयर के बाद आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर स्फेयर, और उसके बाद आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर। तो ये ऐसी लेयर आती है ना। उसके बाद आपकी थर्मोस्फेयर या एक्जोस्फेयर भी बोलते हैं इसको, एक्जोस्फेयर, एक्जोस्फेयर या थर्मोस्फेयर कोई आइनोस्फेयर पार्ट होता है। तो ये लेयर है सन की, मतलब अर्थ की पढ़ रहे हैं अभी तो हम, अर्थ की लेयर है। तो अर्थ की लेयर इनकी बांटे हुए हैं कि ये 15 किलोमीटर तक है, फिर ये 50 किलोमीटर तक है, फिर ये 90 किलोमीटर तक है, और फिर ये 640 किलोमीटर तक है। ये कई बार हमने डिस्कस की हुई है, अलग से लेक्चर भी बनाया हुआ है। तो इसी तरह से सन की भी तो लेयर है, जो सन की आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसको बोलते हैं हेलियोस्फेयर। तो ये हेलियोस्फेयर भी आपको याद होना चाहिए, कि सिंपल ऐसे पूछ लेता है यूपीएससी, हेलियोस्फेयर क्या है, मैच द फॉलोइंग में बताइए। ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना तो सिलेक्शन तभी नहीं होता भाई साहब। तो हेलियोस्फेयर सन की आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर लेयर है, तो इसको स्टडी करेंगे कि इसका हेलियोस्फेयर पे क्या इफेक्ट है, और इसका इंटरेक्शन जो होता है मैग्नेटोस्फेयर से, उससे क्या इफेक्ट होता है। ये कोरोनल मास इजेक्शन वगैरह जो हीट निकलती है सन से, इसको स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, और इससे एटमॉस्फेयर पे और स्पेस वेदर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको स्टडी करेंगे ये साइंटिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है जियो प्लेटफॉर्म्स टू प्रोवाइड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखो जियो आपको पता है, सब सिम चलाते होंगे, जियो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, तो ये ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेगी अब सैटेलाइट के जरिए। जिस तरह से देखो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है ना, स्टारलिंक इसी तरह से करेंगे। स्टारलिंक क्या, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जियो ने अभी एक लग्जमबर्ग की कंपनी है, लग्जमबर्ग एक यूरोप में कंट्री है लग्जमबर्ग, वो आपने पढ़ा होगा ना, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर नहीं, स्विट्जरलैंड के पास
एक कंट्री है लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग की ये कंपनी है SES। ये देखो SES, सोसाइटी यूरोपियन सैटेलाइट वगैरह इसका पूरा नाम है, ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियो ने इस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है, मतलब कॉपरेशन किया है, सहयोग किया है, और दोनों मिलकर ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस इंडिया में प्रोवाइड करेंगे। ये GEO और MEO सैटेलाइट भेजेंगे। GEO का मतलब है जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट, और MEO का मतलब है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब है, देखो भाई साहब, अर्थ के चारों ओर ये चक्कर लगाएंगे, ऑर्बिट करेंगे। ऑर्बिट मतलब घूमेंगे चारों ओर। और ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट का मतलब है हाइट के हिसाब से बांटते हैं, हाइट के हिसाब से। ये कितनी हाइट होती है डिस्कस करेंगे, लगभग 5000 से ऊपर 20,000 तक किलोमीटर तक। और ये जियो स्टेशनरी लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे, उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये इतनी ऊंचाई पे जाके ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे सैटेलाइट के जरिए। ऊपर सैटेलाइट जाएगा और फिर ब्रॉडबैंड सर्विस देंगे। ब्रॉडबैंड मतलब इंटरनेट चलाने वाली सर्विस प्रोवाइड करेंगे ये, इंटरनेट सर्विस। इसी तरह से देखो एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट और वन वेब है। ये स्टारलिंक और वन वेब जो है, इससे कैसे डिफरेंट है, इससे कैसा लगे जो जियो लॉन्च करने वाला है, GEO और MEO। देखो जो सेस के साथ मिलकर सैटेलाइट लॉन्च करेगा जियो, वो जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट में लॉन्च करेगा और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेगा। लेकिन जो ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट है इलोन मस्क का, इलोन मस्क भाई साहब अमेरिका का आदमी है, उसकी कंपनी है, वो कंपनी स्टारलिंक नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। एक भारतीय ग्रुप है, भारतीय ग्रुप भी इंडिया में देखो वन वेब नाम का लो अर्थ ऑर्बिट में एक लॉन्च करने वाला है। वन वेब भी ये ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेगा इंटरनेट की। तो ये प्रोजेक्ट के नाम है वन वेब स्टारलिंक। इनमें बहुत सारे सैटेलाइट भेजे जाएंगे, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, और वो लो अर्थ ऑर्बिट में होंगे। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब है ये लगभग 2000 किलोमीटर से नीचे होंगे, नीचे अर्थ से 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर की दूरी से कम होंगे ये। और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट का मतलब ये सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर पे होंगे। और मीडियम अर्थ ऑर्बिट का मतलब है ये 5000 से लेके 20,000 किलोमीटर ऊंचाई पे होंगे, एल्टीट्यूड पे, हाइट पे, ऊंचाई पे। और लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब है ये 2000 किलोमीटर से नीचे होंगे, लगभग 500 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये चक्कर लगाते रहेंगे सैटेलाइट वन वेब और स्टारलिंक के। तो ये डिफरेंस है इनमें, यानी कि एल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया ऑफ अर्थ। यानी कि एल्टीट्यूड जितना बढ़ेगा उतने ज़्यादा अर्थ को कवर करेगा, यानी कि जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे सैटेलाइट होगा उतने ज़्यादा एरिया को ज़्यादा कवर करेगा अर्थ पे। यानी कि ये जियो स्टेशनरी जो इक्वेटोरियल ऑर्बिट होंगे, सैटेलाइट होंगे, ऑर्बिट वाले सैटेलाइट, ये लार्जर कवरेज देंगे, ज़्यादा कवरेज देंगे। केवल 3 सैटेलाइट ही पूरी अर्थ को कवर कर सकते हैं, ये जियो स्टेशनरी अर्थ इक्वेटोरियल सैटेलाइट। जो लो अर्थ ऑर्बिट है वो उनके लिए देखो हंड्रेड्स, सैकड़ों सैटेलाइट लॉन्च करने पड़ते हैं, तब जाकर लार्जर एरिया कवर करते हैं। और जो ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट हैं, इनकी कॉस्ट तो देखो कम आती है, चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं, लेकिन इनका एरिया कम रहता है। ये GEO और MEO से एरिया कम रहता है, लेकिन कॉस्ट इनकी कम आती है LEO से। ये डिफरेंस पढ़ रहे हैं अभी हम, डिफरेंस है इनके। तो ये रिसेंटली देखो ये भी देखा गया कि जो लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट है ना, उनकी एक ये कमी भी देखी, अभी रिसेंटली हमने कल ही पढ़ा था, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से स्टारलिंक प्रोजेक्ट के 40 सैटेलाइट क्या है वो डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए स्पेस में ही। और इसकी वजह से क्या है, ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट अफेक्ट हुआ है। तो ये जो लो अर्थ ऑर्बिट में ऑब्जेक्ट रहते हैं या सैटेलाइट रहते हैं, इनको ये ऐसे लॉस्ट होने की, मतलब लॉस्ट होने की खतरा है, यानी कि सोलर फ्लेयर से। सोलर फ्लेयर हमने ऊपर ही डिस्कस किया है, सन से निकलने वाली हीट, इसकी वजह से लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होते हैं, ये इनको खतरा है कि ये डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। जैसे अभी स्टारलिंक के 40 सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। स्टारलिंक जो लॉन्च किया था प्रोजेक्ट, वो इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने किया था। स्पेस एक्स कंपनी का नाम है, और इलॉन मस्क वो आदमी है भाई साहब जो इसके मालिक है। लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट है, इनका कुछ क्रिटिसिज्म है ये, यानी कि इनके आलोचना की जाती है। जो ये सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे ना ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, इनकी वजह से क्या है, जो बैलेंस ऑफ पावर है वो कंट्री से कंपनी पे शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि देखो जो ब्रॉडबैंड सर्विस को अभी जो प्रोवाइड करते हैं मेनली, उनके लिए गवर्नमेंट रेगुलेशन बनाती है और रूल्स रेगुलेशन के द्वारा उनको लागू करती है। अभी देखो ये प्राइवेट कंपनी है सारी, जैसे जियो है या स्पेस एक्स है
जो भेज रही है, ये सारी प्राइवेट कंपनी अपने नियम कानून बनाएंगी, अपने हिसाब से चलाएंगी, यानी कि जो कंट्रोलिंग पावर है वो कंट्री से कंपनी पे शिफ्ट हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इनका वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि देखो एक कंपनी है वो दूसरे देश में भी ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेगी, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जाएगी, उसे लाइसेंस भी तो लेना पड़ेगा कंट्री से वहाँ पे ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करने से पहले, क्योंकि अगर वो सर्विस कोई प्रोवाइड कर रही है यानी कि बिजनेस चला रही है, बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो हर एक कंट्री में अलग अलग नियम है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। जो सैटेलाइट है देखो वो नाइट में क्या है, जब सैटेलाइट घूमते रहेंगे तो एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं ना, साइंटिस्ट वगैरह जो स्पेस में रिसर्च करते रहते हैं, तो वो जो सन की लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है या सन की जो लाइट आती है सन से अर्थ की तरफ या और किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, तो उस पर रिसर्च करते रहते हैं। लेकिन अर्थ के ऑर्बिट में ये चारों ओर सैटेलाइट घूमते रहेंगे, तो इन ऑर्बिट से अर्थ के ऑर्बिट में जो घूमते रहेंगे सैटेलाइट, तो सन से लाइट आएगी वो टकरा के इधर उधर चली जाएगी, समझ रहे हो, तो ये रिफ्लेक्ट कर देंगे सैटेलाइट लाइट को, तो ये अर्थ की तरफ नहीं आ पाएगी, और ये एस्ट्रोनॉमर को डिफिकल्टी होगी इनको रिसर्च करने में भी, एक ये परेशानी है। सैटेलाइट क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट में ये घूमते रहेंगे, तो बाकी के जो ऑब्जेक्ट हैं ये देखो आपस में टकरा भी सकते हैं और बाकी के ऑब्जेक्ट से भी, जैसे अभी देखा हमने ऊपर कि जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट के 40 सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये इनके ऑब्जेक्ट जो आपस में टकरा के सैटेलाइट वगैरह दूसरे टकरा के डैमेज हो सकते हैं, स्पेसक्राफ्ट को भी डैमेज कर सकते हैं ये, और इस ऑब्जेक्ट को जो ये घूमते रहते हैं ना, इनको स्पेस जंक भी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, स्पेस जंक कोलोक्युअली का मतलब है बोलचाल की भाषा में इनको स्पेस जंक बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते रहते हैं सैटेलाइट वगैरह, उन्हीं को स्पेस जंक बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लासा फीवर, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये लासा फीवर। रिसेंटली अभी न्यूज में इसलिए है, यूनाइटेड किंगडम है जो यूके, यूनाइटेड किंगडम में, ये भाई साहब यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे 3 लोग प्रभावित हुए थे, उनमें से एक पर्सन है जो लासा फीवर की वजह से मर गया भाई साहब, डाइड हो गया 11 फरवरी को। और ये यहाँ पे कहाँ से आया था, ये जो फीवर है ये फीवर आया था वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से। लासा फीवर जो है सबसे पहले वेस्ट अफ्रीका में ही पाया गया था 1969 में, इसको नाइजीरिया की एक जगह है लासा में सबसे पहले मिला था, उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया लासा फीवर। ये नाइजीरिया एक कंट्री है भाई साहब अफ्रीका में, देख लेते हैं इसको, ये देखो नाइजीरिया, ये नाइजीरिया कंट्री है, नाइजीरिया में मिला था ये, नाइजीरिया में लासा नाम की जगह, वहाँ पे 1969 में सबसे पहले मिला था। और ये बात याद रखनी है, लासा फीवर एक वायरल फीवर है, वायरस से होता है ये, जैसे कोरोना डिसीज होती है कोविड-19, वो कोरोना वायरस की वजह से होती है। जैसे आपका टाइफाइड होता है, वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, मोतीजीरा टाइफाइड, मोतीजीरा हिंदी में बोलते हैं, टाइफाइड इंग्लिश में, वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। जैसे टीबी नाम की बीमारी होती है, वो किसकी वजह से होती है, वो भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। ऐसे लासा फीवर वायरस की वजह से होता है। तो ये छोटे छोटे से आपको ना बिटवीन द लाइन पढ़ने की आदत होनी चाहिए कि वायरस से होता है बैक्टीरिया से, इसी में उलझा देता है यूपीएससी और गलत हो जाता है, आपको लगता है सही करके आया हो, गलत हो जाता है। ये फीवर रैट से फैलता है, चूहों से फैलता है। ये मेन जो कंट्री है जहाँ पे पाया जाता है ये वेस्ट अफ्रीका में कंट्री है, सीरा लियोने, लाइबेरिया, गिनी, नाइजीरिया, ये इनमें एंडेमिक है, मेनली इनमें ही पाया जाता है ये। यहाँ पे ये कंट्री जो आपको दिखाई दे रही है ये नाइजीरिया, यहीं पे देखो ये वाला जो रीजन है ये सीरा लियोने है, यहाँ पे ये वाली कंट्री है, इनमें मेनली पाया जाता है ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी फैल सकता है, जैसे कोरोना वायरस फैलता है। मेनली ये फैलता है जो चूहा होता है ना, रैट, अगर वो फूड को इन्फेक्ट कर दे, हाउस होल्ड घरों में चूहे घूमते हैं, अगर मान लो किसी उस पे फूड पे, खाने पे या किसी ऐसी चीज़ पे जिसको आप खाते हो उस पे वो सूसू कर दे, यूरिन कर दे या फीसिज वहाँ पे पोटी कर दे, तो वो रैट जो इन्फेक्ट करेगा, अगर उस फूड को कोई बंदा खा लेगा तो उसकी वजह से ये फैल जाता है ये वायरस, और पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसमिट होता है। इसके जो सिम्टम होते हैं, जो लक्षण दिखाई देते हैं इसके, जब ये इन्फेक्ट हो जाता है, यानी कि किसी पर्सन को मान लो ये वायरस प्रभावित कर दिया, इन्फेक्टेड हो गया कोई पर्सन, उसके 1 से 3 हफ्ते लग सकते हैं सिम्टम दिखने में, लक्षण दिखने में 1 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। इसके कुछ माइल्ड सिम्टम होते हैं, जैसे स्लाइट फीवर, हल्का बुखार होगा, फटीग होगी, भाई साहब आपको थकावट महसूस होगी, किसी को भी होगा, आपको तो ना हो, वीकनेस, कमजोरी लगेगी पर्सन को, हेडेक, सिर दर्द होगा। इसमें मोर सीरियस सिम्टम जब होते हैं, ज़्यादा अधिक प्रभावी जब लक्षण
दिखाई देते हैं, तो इसमें डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, सांस लेने में परेशानी होती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, उल्टियाँ लग सकती हैं, फेशियल स्वेलिंग हो सकती है, चेहरे पे सूजन आ सकती है, चेस्ट में पेन हो सकता है भाई साहब, दर्द हो सकता है आपकी सीने में, बैक में, चेस्ट में, बैक में, एब्डोमन में, सॉक में, यानी कि पेट में और पीठ में और छाती में दर्द हो सकता है, और शॉक हो सकता है भाई साहब। जो डेथ है, डेथ भी अकर हो सकती है इसके कारण 2 सप्ताह के अंदर। अगर ये 2 सप्ताह तक होता है तो सिम्टम, जब ज़्यादा सीवियर सिम्टम होंगे, लक्षण होंगे, तो ये ऑर्गन को फेलियर कर देता है। हमारी बॉडी में जो होते हैं ऑर्गन वगैरह, उनको ये फेल कर देता है, किडनी वगैरह को, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है पर्सन की। कैसे बचा जा सकता है इससे, प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है इस एपिडेमिक से? इससे बचने का एक ही कारण है भाई साहब, हाइजेनिक। जो चूहे, चूहों को घर में घुसने मत दो, चूहे को निकालो, और फूड वगैरह को ढक के रखो, रेट प्रूफ कंटेनर में रखो, ऐसे कंटेनर में फूड वगैरह को रखो कि चूहे वहाँ पे घुस ना पाएँ। तो यही इसमें था लेक्चर में आज के टॉपिक।